हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे जो 2024 और 25 में आया है। अभी बजट 1 फेब को आने से पहले, उससे एक दिन पहले हमें इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे और मैंने वही टॉपिक्स कवर करे हैं जो यूजीसी नेट में आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि बजट जब आता है ना, तो बजट हमें फ्यूचर का बताता है कि हम फ्यूचर में ये प्लान कर रहे हैं, अगले 5 सालों में हम ये अचीव कर लेंगे, अगले 5 सालों में हम वो कर लेंगे, इस सेक्टर को इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो हमें पास्ट, हमने ईयर में 2024 से उस ईयर में हमें एक्चुअल कितने का ग्रोथ मिला हर एक सेक्टर में, एक्चुअल जो रिपोर्ट होती है ना वो उसमें पता चलती है। तो हमेशा जब भी यूजीसी नेट एग्जाम हम देने जाते हैं तो वो फैक्ट्स पूछते हैं जो हो चुके हैं, ना कि प्रोजेक्शन पूछते हैं कि फ्यूचर में क्या हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से यूजीसी नेट के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इकोनॉमिक सर्वे की नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू बजट, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो हो चुका है और वो स्टैटिक है, तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे का कुछ ऐसा इन्होंने फ्रंट पेज दिया है जो इनकी बुकलेट आती है जो पब्लिकली रिलीज हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है हर साल अपनी रिपोर्ट भेजती है कि हमने इस साल में ये चीजें करी है, हमने इतना खर्चा करा है, हमारी इन्फ्लेशन इतनी आई है, हमने अनएम्प्लॉयमेट इतना है, चल रहा है ग्लोबली, हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं एंड XYZ। ठीक है, यूजुअली अ डे बिफोर यूनियन बजट, जिस दिन बजट आता है उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। अब आप देखो, कोई भी हम प्रोजेक्शन करते हैं तो कुछ बेस तो होता है ना, हम कह रहे हैं फ्यूचर में हम ये करेंगे, तो आपको अगर करंट पता होगा कि हम कहाँ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जब भी तो आप फ्यूचर की प्लानिंग करोगे ना कि हम आगे चल के ये करेंगे। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे पता चलता है फिलहाल में हम कहाँ पे चल रहे हैं और हमारा गोल कहाँ है। तो इट रिव्यू कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है ओवर द पास्ट ईयर, कि पास्ट ईयर में आपने कैसा परफॉर्म किया है, एंड प्रोवाइड प्रोजेक्शंस देता है कमिंग ईयर की। ये सर्वे इवेल्युएट करता है सारे एस्पेक्ट्स, आप मान सकते हो, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और भी परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो इकोनॉमिक डिवीजन बनाती है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इट इज प्रेजेंटेड इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में दिया जाता है, बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं इन्हें। द सर्वे रिव्यू द कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ये रिव्यू करती है, हाईलाइट करती है कि उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट करा, कितने कितने सेक्टर में, मतलब कौन से सेक्टर में, पॉइंट आउट करते हैं क्या हमने चैलेंजेस फेस करे, एक ओवरलुक देती है कि नेक्स्ट ईयर में हम क्या क्या सोच रहे हैं। इट वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द बजट, सबसे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आया था 1950 और 51 बजट के अंदर ही आया था, फिर इसको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाया गया 1964 से, और अब प्रेजेंट किया जाता है यूनियन बजट से एक दिन पहले। तो अब हाइलाइट्स या जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। और इन मतलब इस कंटेंट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में हर साल मिलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए एग्जाम से एक महीने पहले या एक हफ्ते पहले, कंटिन्यूसली रिवाइज करिए, जब भी वो फिगर्स आपके माइंड में रहती है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको प्लीज इग्नोर मत करना। तो सबसे पहले आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है कि ग्लोबल जो ग्रोथ है ना 3.2 उन्होंने किया था, और उन्होंने ईयर 2025 की ग्रोथ प्रोजेक्शन करी है 3.3% ग्रोथ होगी।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमने ये देखा 3 सेक्टर में एग्रीकल्चर और सर्विसेज तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एक्सपेक्ट किया बहुत स्लो डाउन ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन हो रही है। आपको पता है वॉर्स चल रही हैं कई कंट्रीज के बीच में, कोई अपने प्राइसेस बढ़ा रहा है, मतलब बहुत चीजें इस टाइम ग्लोबली चल रही है, जिसकी वजह से हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने स्लो डाउन देखा है। वाइल द सर्विस सेक्टर कंटिन्यू कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। रशियन यूक्रेन की वॉर हो गई, इजराइल हामस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इन्होंने ट्रेड को डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा है। इंडिया की इकोनॉमी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ग्रो करेगी 6.3 to 6.8% इन 2025-26। तो प्रोजेक्शन ये है। एंड रियल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो हमने प्रोजेक्ट की है 6.4% इन फिस्कल ईयर 25। आगे हम प्रोजेक्शंस भी बताते हैं और हम एक्चुअल भी बताते हैं। तो ये प्रोजेक्शंस हैं जो इस इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन की गई हैं। सर्विस सेक्टर अगर हम परफॉर्म देखें कि कैसा ग्रो किया है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर जो ग्रो हुआ है ना, वो 3.8% से ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25, ड्रिवन बाय रिकॉर्ड खैरिफ प्रोडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड थी, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो 3.8% से ग्रो हुआ है। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर जो है वो ग्रो हुआ है 6.2% से। दो मैन्युफैक्चरिंग स्लो हुई है क्योंकि वीक ग्लोबल डिमांड स्लो थी, लेकिन फिर भी हमने 6.2% का रिकॉर्ड हुआ है, मतलब ग्रोथ हुई है इंडस्ट्री सेक्टर में। फिर थर्ड सेक्टर सर्विसेज आया है, तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बोला गया है और इसमें 7.2% ग्रोथ रेट हुई है, लेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, इनमें मेन चीज ये है आईटी, फाइनेंस और हॉस्पिटैलिटी। फिर आता है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाता है। तो टोटल एक्सपोर्ट, चाहे वो मर्चेंडाइज हो चाहे वो सर्विस हो, मर्चेंडाइज मतलब जो टेंजिबल गुड्स एंड गुड्स होते हैं, सर्विसेज हो गए, ये ग्रो हुए हैं हमें 6% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर इन द फर्स्ट 9 मंथ्स। पहले जो 9 महीने थे फाइनेंशियल ईयर के, उसमें हमने 6% की ग्रोथ देखी है। द सर्विस सेक्टर अलोन ग्रो बाय, और अगर मर्चेंडाइज को हटा दे सिर्फ सर्विस सेक्टर को देखें तो सर्विस सेक्टर में हमारी 11.6% ग्रोथ रेट हुई है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारे 1.6% से इंक्रीज हुए हैं, वाइल इंपोर्ट्स हमारे 5.2% से बढ़े। अब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा बढ़े हैं, एक्सपोर्ट इतने बढ़े नहीं। इसका मतलब हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो हमारा और बढ़ गया है। इंडिया रिमेन द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस ग्लोबली। अगर हम देखें तो इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस लेती है और हेल्प कर, इसकी वजह से हमने हेल्प किया है टू कीप करंट अकाउंट डेफिसिट को, हमने जीडीपी का 1.2% ही आया है। मतलब ये अच्छा चीज है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना वो जीडीपी का 1.2% है, बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा रेसिपिएंट लिए हैं ग्लोबली। तो ये यहाँ पे हमें ये दिखा रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, ये जो ग्रीन हमें बार ग्राफ दिख रहा है, इसमें ये दिखा रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट, और यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन आपको कर्व दिख रही है ये है करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कितना परसेंटेज है, तो ये यहाँ पे है 1.2% ऑफ जीडीपी। अगर आप पहले देखोगे 24 में, तो यहाँ पर बल्कि हम अच्छे थे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कम था। लेकिन अभी स्टार्टिंग में जो हम देख रहे हैं हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 1.2% है। आगे जाके वो कम हो जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि 2025 शुरू हुआ है, लेकिन ये करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 1.2% है। अगर आपको पेपर में आता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो आप कहोगे 1.2%। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर में क्या अपडेट आई? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो एसेट जो बैंकों के पास होते हैं, लोन पे दिए होते हैं और एसेट उनके पास आ जाते हैं, लेकिन अब वो कोई यूज में नहीं है, तो वो हो जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ड्रॉप्ड टू अ 12 ईयर लो, 2.6% पे आ गए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे हो जाता है जो वेस्ट हो गए आपके, लेकिन वो 12 साल के सबसे लोएस्ट
परसेंटेज पे हैं, 2.6% इन 2024 विद नेट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 0.6% है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बहुत परसेंटेज इनकी कम होती जा रही है, क्योंकि ये अच्छे नहीं होते इकोनॉमी के लिए। द आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो हमारा बढ़ गया है 53.9%, जो 2021 में था, अब वो 64.2% हो चुका है 2024 में, सपोर्टेड बाय रीजनल रूरल बैंक्स के आने से। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि हम और ज़्यादा बैंक्स को रूरल एरियाज में और वहाँ पर हर एक एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं बैंक्स, तो वही फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है कि कितने एरिया को आप इंक्लूड कर पा रहे हो वो बड़ा है हमारा। पहले हम 53.9 पे थे, वो इंडेक्स अब 64.2 हो गया है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक की वजह से हम बहुत करीब तक और ज़्यादा गाँव और जो स्लम एरियाज या जो पिछड़े हुए होते हैं वहां तक पहुंच पाए हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% करा है, लेकिन सीआरआर को उन्होंने 4% लोअर कर दिया है, मतलब लोअर टू 4%, इंजेक्टिंग, जिसकी वजह से 1.16 लाख करोड़ इकोनॉमी में और आ रहे हैं। सीआरआर का मतलब बैंक्स कम रिजर्व रख रही है, जिसकी वजह से वो लोन आउट ज्यादा कर रही है, तो मनी सप्लाई बढ़ रही है। मनी मल्टीप्लायर जो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक में कॉन्सेप्ट, तो वो अब आपसे पूछा जाए 2024 में क्या था, तो वो है 5.7, यानी कि इतनी तेजी से मनी मल्टीप्लाई हो रही है, शोइंग मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट, जिसमें मर्चेंडाइज भी आ गया और सर्विसेज भी आ गया, वो 6% से बढ़े हैं, रीचिंग $602.6 बिलियन। इंपोर्ट भी इंक्रीज हुए हैं 6.9% से, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, यानी कि डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। नहीं, हाँ, डोमेस्टिक मार्केट जो है या डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो बहुत डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं। लोग मतलब बाहर से चीजें खरीद रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड फेस चैलेंजेस, ग्लोबल ट्रेड में चैलेंजेस भी आए क्योंकि राइजिंग ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी, डिस्ट्रप्शन की शिपिंग रूट जैसे रेड सी, पनामा कैनल ड्रॉ, जिसकी वजह से हायर कॉस्ट एंड डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा लगे, तो बहुत चैलेंजेस भी इकोनॉमी ने फेस किए हैं। एक शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स फ्रेंड शोरिंग एंड नियर शोरिंग एज कंट्री प्रायोरिटाइज ट्रेड विद जियो पॉलिटिकल अलायंसेस। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने ये चीज देखी है कि फ्रेंड शोरिंग हो रही है या नियर शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग का मतलब हम बिजनेस को वहां लेकर जा रहे हैं जो हमारी कंट्री जिससे फ्रेंड है, फ्रेंडली पॉलिटिकल टाइज है, कि हमारे अच्छे रिलेशन है जिस कंट्री के साथ, उसके वहां पर हम अपने बिजनेस को मूव कर रहे हैं। या नियर शोरिंग मतलब अपने ऑपरेशंस को वहां रीलोकेट कर रहे हैं उन कंट्रीज के नेबर में जहां पे हमें कम दाम में रिसोर्सेज मिल जाए, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, शिपिंग टाइम हमें कम लगे। नियर शोरिंग मतलब उन कंट्रीज के पास जाके ही हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। फ्रेंड शोरिंग मतलब जिससे हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, पॉलिटिकल टाइज अच्छे हैं, वहां पर जाके हम ट्रेड कर रहे हैं। प्राइसेस और इन्फ्लेशन को देखें तो यहाँ पर देखा गया है, ग्लोबल अगर इन्फ्लेशन देखें तो वो 8.7% पे चल रहा था 2022 में ड्यू टू सप्लाई चेन इश्यूज, बट अब वो 5.7% पे है 2024 में, बिकॉज सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं टू कंट्रोल इट। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन आपसे कोई पूछे तो वो था 5.7% इन 2024। फिर आता है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। अब इंडिया का इन्फ्लेशन कितना है? रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया ईज्ड फ्रॉम 5.4% फाइनेंशियल ईयर 24 में, अब 4.9 हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो आपका हो जाएगा इन फाइनेंशियल ईयर 25। अभी फिलहाल में 5.4% आप कह सकते हो। हाउएवर फूड इन्फ्लेशन हमारा बड़ा है, 7.5 था अब 8.5 हो गया, क्योंकि वेजिटेबल्स के प्राइस जैसे टोमेटोज, ओनियन, इनके प्राइसेस बढ़े हैं। और पल्सेस डिस्पाइट एफर्ट टू स्टेबलाइज करना था, स्टेबलाइज करना चाहती है हर एक कंट्री, फिर भी नहीं हो पाए फूड प्राइसेस ज्यादा की वजह से, वेजिटेबल्स के प्राइसेस ज्यादा की वजह से इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन है वो 8.4% पे चल रहा है। ये अगर हम ग्राफ देखें तो जो ग्रीन कर्व है ये हमारा दिखा रहा है इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर 2024 में अगर हम दिसंबर में देखें तो ये 5.4 के आसपास है, ये पॉइंट इसको मीट करेंगे तो मतलब
से थोड़ा सा पहले है, तो यहाँ पे 5.4% चल रहा है। सप्लाई चेन एंड वेदर डिस्ट्रप्शंस भी, ऑनगोइंग सप्लाई चेन प्रॉब्लम आ रही है, वेदर इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सीपीआई है, जो एक बास्केट को मेजर करता है, वो भी बहुत वॉलेटाइल है, कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है। कोर इन्फ्लेशन, मैंने वीडियो में कवर भी कर रखा है कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन इन सर्विसेज और फ्यूल प्राइस बहुत 10 साल के सबसे लोएस्ट प्राइसेस पे हैं, विच हेल्प ब्रिंग डाउन द ओवरऑल इन्फ्लेशन। अच्छी बात है ना कि हमारे जो कोर इन्फ्लेशन जो है वो हमारा 10 साल के सबसे लो प्राइस पे है। ये लो पे है, इसलिए हम कह सकते हैं ओवरऑल जो हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है तभी थोड़ा सा कम है, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा होता। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज करा है अपने इन्फ्लेशन के फोरकास्ट को। फोरकास्ट करते हैं ना कि अगले साल हम कितना देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा 4.8% हो सकता है, एक्सपेक्टिंग इट टू बी 4.2, और अगले साल फाइनेंशियल ईयर आपके 26 में वो 4.2% और कम हो सकता है। द IMF ऑल्सो एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू बी 4.4% 25 में, 4.1% फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर 26 में, अज्यूमिंग स्टेबल कंडीशन अगर रही तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में जो फ्यूचर के ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम ये मान रहे हैं कि गिरेंगे, मतलब इन्फ्लेशन कम रहेगा। मीडियम टर्म आउटलुक देखें तो IMF ने प्रोजेक्ट करा है इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी बाय फिस्कल ईयर 28 तक, एंड USD 6.3 ट्रिलियन हो जाएगी 30 तक, विद अ नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट जिसमें होगी हमारी 10.2% 25 से 30 में। इंडिया की जो GDP है ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर अगर 2024 या 5 देखें तो वो मानी जा रही है 6.4%, मार्किंग अ 4 ईयर लो। 4 साल में सबसे कम GDP जो है इंडिया की 6.4 दिख रही है हमें 2024 और 5 में। टू अचीव इट्स विकसित भारत 2047 गोल को अचीव करने के लिए इंडिया 8% एनुअली ग्रो करना पड़ेगा। एक हम कह रहे हैं ना विकसित भारत एक गोल है, तो विकसित भारत में ये कोशिश कर रहे हैं हर एक पर्सन को बेनिफिट मिले, सारा हमारी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। तो ये कह रहे हैं अगर ये आपको अचीव करनी है तो इंडिया को ग्रो करना पड़ेगा 8% एनुअली अगले 20 साल तक। हाँ, ग्लोबल चैलेंजेस हैं हमारे, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है, चाइना की डोमिनेंस है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखोगे तो चाइना की डोमिनेंस है, सारे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पे ये चल रही है। एंड एनर्जी ट्रांजिशन कुड पोज रिस्क टू सप्लाई चेन, इसी की वजह से सप्लाई चेन में मतलब डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं और हम इंडिया इतने अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में परफॉर्म नहीं कर पा रही है। IMF ने फोरकास्ट किया है इंडिया की जो रियल GDP है वो 6.5% एनुअली रहेगी 26 से 30 तक, विद करंट अकाउंट डेफिसिट भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2.2%, अभी कितना है 2.1% ऑफ GDP इन द बाय 30 तक। रुपी को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डेप्रिशिएट और करेगा पर ईयर स्लाइटली एट 0.5%, रिफ्लेक्टिंग इंप्रूव्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंपेयर टू पास्ट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट एक अच्छा मोटी रकम जो इनमें स्पेंड करती है वो ग्रो हो रही है एट अ रेट ऑफ 38.8% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। 20 से 24 में देखें तो एनुअली हम 38.8% की ग्रोथ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है in the form of capital expenditure. The government has launched initiative like National Infrastructure Pipeline, जिसमें हम नए नए चीजें बनाएंगे, और नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन है जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को रेंट पे दे रही है, लीज पे दे रही है, जिससे वो पैसा इकट्ठा कर रही है टू इन्वेस्ट इन अदर सेक्टर्स। सर्विसेज देखें, इंडिया का सर्विसेज सेक्टर 55% कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम GVA निकालें ग्रॉस वैल्यू एडेड में 55% हमारा सिर्फ आता है सर्विस सेक्टर से। एम्प्लॉइंग 30% ऑफ द वर्कफोर्स, पूरी वर्कफोर्स की 30% हमारा सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, एंड बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थ्रू सर्विसिफिकेशन। इंडिया रैंक करती है 7th इन द ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट विद अ 4.3% शेयर, यानी कि ग्लोबली अगर हम देखें सर्विसेज में हम
कितने पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे। कितना एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड का हम, 4.3। जो टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है ना 100%, उसमें से हमारा शेयर है 4.3% इंडिया एक्सपोर्ट करती है। क्या? सर्विसेज को। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो भी बढ़ी हैं 12.8% से कंपाउंडेड एनुअली फ्रॉम 13 से 20। अगर 10 साल के लाइफ स्पैन में देखें तो हमारा जो आईटी, इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो 12.8% से ग्रोथ देखी है। इंक्रीजिंग देयर ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो भी बढ़ चुकी है 6.3% से 10.9% पे। पावर जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर ये हमें दिखाया गया है इंडिया का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। इसमें आप ये देखोगे 2021 से और 2930 पे हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल में हमारा सोलर जो पैनल है, ये देखो ब्लू लाइन, हम प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं 2930 तक बहुत ज्यादा शेयर इसमें हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा जा रहे हैं सोलर की तरफ, सोलर पीवी की वजह। चेंज इन द शेयर ऑफ पावर जनरेशन, हम पहले कोल से करते थे, अब हम धीरे धीरे क्या प्लानिंग करें कि कोल का कम यूटिलाइज करके हम सोलर पैनल्स लगाएं। सोलर एनर्जी मतलब रिन्यूएबल चीजों पे हम ज्यादा खर्चा करना चाह रहे हैं, हम उसकी तरफ इंक्लाइन होना चाह रहे हैं कि हम कोल की जो यूज है उसको कम करें 2040 तक, एंड हम सोलर जो चीजें हैं उनको हम धीरे 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 इंक्रीज करें। तो आप यहाँ पे ब्लू एरिया देख सकते हो कि ये इंक्रीज हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी और एमिशंस, वही पीछे जो मैंने बताया 47.1% इंडिया की जो पावर कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल रिसोर्सेज से आ रही है विद द टारगेट ऑफ 50%। हमारा ये टारगेट है 2030 तक कि 50% ऐसा होना चाहिए कि हमारा नॉन फॉसिल से आए। अच्छी बात है ना, पॉल्यूशन कम क्रिएट होगा और फ्रेंडली होता है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर होता है। तो अभी फिलहाल में देखें तो 47% ऐसा है जो नॉन फॉसिल से आ रहा है। हमारा टारगेट कितना है 50% 2030। और अगर हम टोटल कैपेसिटी ये देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं सोलर से 97.8 गीगावाट हम फिर भी इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर हमारी हाइड्रो आ रही है, फिर विंड आ रही है, फिर बायो एनर्जी आ रही है। तो हम थोड़ा सा इंक्लाइन अच्छा कर रहे हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेजर्स की तरफ, हम थोड़ा नॉन फॉसिल की तरफ और रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। सोशल सेक्टर में देखें तो गिनी कोएफिशिएंट जो हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी को मेजर करती है वो रूरल एरियाज में कम हुई है 0.237 इन 2023 फ्रॉम 0.266। 22-23 में 0.266 थी, अब वो हो गई है 0.237, मतलब इनइक्वालिटी कम हुई है जो कि एक पॉजिटिव साइन है कंट्री के लिए। एंड फॉर अर्बन एरियाज में देखो वहां पर भी वो डिक्रीज हुई है, पहले 0.314 थी, अब हो गई है 0.284। तो ये भी बहुत अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए। एजुकेशन में देखें तो एजुकेशनल जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट बढ़ा रही है वो भी 12%। ड्रॉप आउट रेट जो है वो हमारे कम हो रहे हैं 1.9% पे आ चुके हैं प्राइमरी लेवल पे एंड 14.1% सेकेंडरी लेवल पे। ड्रॉप आउट्स लोग कर देते हैं बीच बीच में, तो प्राइमरी लेवल पे 1.9% है और सेकेंडरी लेवल पे 14.1% है। हायर एजुकेशन एनरोलमेंट हमारा बढ़ रहा है बाय 26.5% फ्रॉम 2014 से 21 में आने में हमारा 26.5% का हायर एजुकेशन में एनरोल कर रहे हैं लोग, यानी कि इतना इंक्रीज हो रहा है। बूस्टिंग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी हमारी 28.4% पे आ गई है। हेल्थ केयर सोशल सिक्योरिटी को देखें तो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का वो भी 18% पे बढ़ चुका है। नीर और रीर, मैंने वीडियो बनाई थी रीर के ऊपर, तो वही ट्रेंड ये भी दिखा रहे हैं कि एक ये हमारा है ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ होता है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो 100 से हम कंपेयर करते हैं तो येलो लाइन हम देख रहे हैं रीर जो है वो 100 से अबव है जो कि अच्छा है हमारी कंट्री के लिए, और नीर 100 से डाउन है। तो नॉमिनल इफेक्टिव जो है फॉर आईएनआर स्टेबल है हमारा 90 से 92 में। अगर मैं नॉमिनल देखूं तो ये इसी के आसपास घूम रहा है 90 के अराउंड। फ्रॉम अप्रैल टू दिस इंडिकेटिव रिलेटिवली स्टेबिलिटी है, मतलब जो पहले था वो वहीं पे ही चल रहा है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई है। अमिस्ट एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारा ये चीज स्टेबल है।
और वहीं पे रीर को देखा जाए जो रिफ्लेक्ट करता है रियल परचेजिंग पावर, वो हमारी अप्रिशिएट हो रही है क्योंकि वो 100 से ज्यादा है। मैंने आपको बताया था 100 से ज्यादा है तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो 103.2 में है अप्रैल 2024 में, टू 107 पे हम चले गए हैं इन दिसंबर 2024। तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट है। नॉमिनल में इतना चेंजेस नहीं आ रहा है, वो भी अच्छा है क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी हो सकता है हम डिप्रिशिएट और ज्यादा कर जाते, नहीं हो रहा है। रीर अच्छा है क्योंकि वो 100 से प्लस ही चल रहा है हमारा। एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं और स्किल डेवलपमेंट। तो इम्प्रूवमेंट हुई है हमारी एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स में। एक पहला आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो ब्लू से दिख रहा है, फिर आपको येलो दिखा रखा है वर्कर टू पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन में वर्कर्स कितने हैं। फिर यूआर जी जो लाइन जा रही है ये है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितने पर्सन है जो विलिंग है बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो आप ये देख रहे हो ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया है, जो 17-18 में 6% लोग अनएम्प्लॉयड थे, अब वो 3.2% हो चुका है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट है कि इंडिया का अगर कोई आपसे अनएम्प्लॉयमेंट पूछे कि लास्ट ईयर आपका अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, तो आप कहोगे 3.2% था, वाइल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा 60.1% है। 60.1% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। वर्किंग एज पॉपुलेशन देखें, वर्किंग एज पॉपुलेशन में कौन से आते हैं, 15 से 59 ईयर्स के, वो प्रोजेक्ट किया गया इतने मिलियन बाय 2026, विद 26% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी 10 to 24 एज की है, ऑफरिंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसमें हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन एक्सीड होती है, हमारे यंग पॉपुलेशन जो डिपेंडेंस है वो एक्सीड हो जाते हैं। तो ये भी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है। हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60.1% है। और यहाँ पर ये हम देख रहे हैं वर्कर टू पॉपुलेशन हमारा 58.2%। फीमेल की अगर हम देखें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो भी बढ़ी है। 17-18 में जहाँ पे 23.3% फीमेल्स पार्टिसिपेशन थी, अब वो 41.7% हो चुकी है, ड्रिवन बाय हायर रूरल वर्कर्स पार्टिसिपेशन, रूरल में भी वुमेन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया गया है, हुई है, तभी तो वो 23 से हम 41 पे आए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, 258.4% सेल्फ एम्प्लॉयड, वाइल रेगुलर वेज जो जॉब्स है वो हमारी सेम ही है, जो जॉब करते हैं वो तो सेम है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोग खुद काम करना चाह रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप, तो वो हमारी इंक्रीज हुई है। टेक्सटाइल्स की बात करें तो टेक्सटाइल्स में भी हमने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। सबसे ज्यादा आप यूं कह सकते हो कि इंडिया में जो एम्प्लॉय कौन जनरेट करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड इट अकाउंट्स फॉर 11% ऑफ इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग। जो हम देखते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके अंदर 11% टेक्सटाइल का हिस्सा होता है। इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट की। इंडिया किस चीज की लीडिंग प्रोड्यूसर है, जूट की, एंड रैंक सेकंड ग्लोबली इन कॉटन, सिल्क, मैन मेड फाइबर प्रोडक्शन, इसमें सेकंड नंबर पे आती है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल, ये आपको पता होना चाहिए। टेक्सटाइल में इंडिया 6ठे नंबर पे है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर and apparel, and has a share of about 4% global trade in segment, यानी कि 4% का ग्लोबली शेयर भी रखती है टेक्सटाइल। द शेयर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट्स भी आ गए, इंडियाज टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्टूड एट अबाउट 8%, फाइनेंशियल ईयर में था हमारा 24। इन द फिस्कल ईयर 23-24 इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डोमिनेट की गई है बाय रेडीमेड गारमेंट्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने देखा इंपोर्ट हम कितना कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। एक्सपोर्ट हम कितना ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट हम टेक्सटाइल इतना इंपोर्ट नहीं कर रहे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे शेयर ऑफ कंपोनेंट इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, जो हम पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, हम रेडीमेड गारमेंट्स कर रहे हैं। सॉरी, जो ब्लू से शो हो रहा है ये रेडीमेड गारमेंट हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि 41% है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रेडीमेड गारमेंट जो कि 41% है। फिर आए अपैरल एक्सपोर्ट्स, देन फॉलोड बाय कॉटन टेक्सटाइल,
फिर हमारे सबसे पहले हमारे रेडीमेड गारमेंट्स आए हैं ब्लू में, फिर हमारे कॉटन टेक्सटाइल्स आए हैं, एंड देन हमारे मैन मेड टेक्सटाइल्स आए हैं ग्रे कलर में, और फिर और दो ब्रांचेस हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट। सो मेन जो चीज है जो हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, वो है हमारी रेडीमेड गारमेंट सबसे पहले, फिर हम कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं खैरिफ क्रॉप्स, इसके ऊपर भी ये दिखाया गया है, और आपने बजट भी सुना होगा। तो इसमें निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि हमारा जो आगे का प्लान रहेगा वो हमारा 3 पल्सेस में सबसे ज्यादा रहेगा, उड़द, मूंग और तुर दाल। इसकी प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करेंगे और इसके थ्रू प्रोडक्शन ज्यादा करके हम एक्सपोर्ट भी ज्यादा करेंगे। तो अभी आप ये देखोगे तो सारी राइस तो बहुत ज्यादा हो ही रही है प्रोडक्शन, बाजरा भी अच्छा हो रहा है, रागी कम है हमारे में, और तुर, उड़द, मूंग ये कम है, तो इनको और बढ़ाने की बात की गई है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं खैरिफ क्रॉप में वो राइस आ रही है, सेकेंड लार्जेस्ट में मेज आ रही है, देन सोयाबीन आ रही है, एंड उसके बाद ऑल अदर्स। ओके, फिर आता है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट हेल्थ पे तो करेगी, तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ये हमारे ब्लू बार से आपको दिख रहे हैं सारे कि टोटल एक्सपेंडिचर हम कितना करते हुए गवर्नमेंट आ रही है, एंड एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर अगर देखें तो इस पॉइंट पे ये लाइन दिखा रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर। तो यहां पर ये दिख रहा है 3.8% पूरे जीडीपी का गवर्नमेंट कहाँ लगा रही है, टोटल हेल्थ केयर में लगा रही है। मतलब अगर हम पूरी जीडीपी का पोर्शन पूछें तो कितना परसेंट इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ केयर पे लगा रही है, तो वो लगा रही है 3.8% ऑफ टोटल जीडीपी। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट है, डिपेंडेंसी रेशो है, तो इसमें भी इन्होंने कहा गया है कि यहाँ पर ये जो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे 1 साल से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है वो होता है, तो हमने ये देखा है 2011 से और 20 में जाए तो ये लाइन डिक्लाइन हो रही है, इनकी इनफैंट मोर्टेलिटी रेट कम होता जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वो बढ़ती जा रही है। तो इंडिया रैंक्ड द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है 2014 में, सरपास्ड कर दिया इन्होंने यूके को, टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है अंडर अ डिकेड। पहले 10th में थी, अब वो 4th पे आ चुकी है। बाय 2030 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब हम 3rd लार्जेस्ट बनेंगे, जिसमें सबसे पहले यूएस और चाइना के बाद हमारी ही आएगी। अभी हम यूके से पीछे हैं, बट हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि 2030 तक हम यूके को भी पीछे छोड़ देंगे। कैसे? ड्यू टू ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और हेल्दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा। विद अ मीडियन एज ऑफ 28 ईयर्स, इंडिया का यूथफुल डेमोग्राफिक अलोंग विद डिक्लाइनिंग डिपेंडेंसी रेशो हमारी कम होती जा रही है। अगर आप टोटल डिपेंडेंसी रेशो देखोगे तो वो ब्राउन कलर से हो रहा है, तो जहां पे डिपेंडेंसी रेशो 64.6% थी, अब वो आप देखोगे 2021 तक भी ये डिक्लाइनिंग ही है, तो हमारी परसेंटेज डिक्लाइन हो रही है, और हम 2036 तक ये देख रहे हैं कि हम उसको 54% पे ले आएंगे। डिपेंडेंसी जैसे ही कम होएगी तो बढ़िया है ना ये हमारी कंट्री के लिए। तो डिक्लाइनिंग डिपेंडेंसी रेशो प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल। डिपेंडेंसी रेशो जैसे ही कम होगी हम ग्रोथ करेंगे। तो टोटल डिपेंडेंसी डिक्रीज हुई है 2011 में देखोगे तो 64.6% है, 2021 में अगर आप देखोगे तो 55% हो गई है, एंड इस प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो 54 पे आएगी बाय 2026, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन एम्प्लॉयड प्रोडक्टिव। According to the 2024 annual review by International Renewable Energy Agency, the total number of jobs in the renewable energy sector in India reached an estimate of 1.02 million in 2023. Hydropower is the largest employer. अब आप कहोगे कि यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी में हम ज्यादा थोड़ा सा मूव ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो चार्ट आ रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी ठीक है, लेकिन उसमें कौन सी जॉब सबसे ज्यादा शेयर ले रही है, वो है हाइड्रो पावर। 44% जो वर्कफोर्स है ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी से
जुड़ी हुई है, वहां पे काम कर रही है, लेकिन वो किस में काम कर रही है? वो हाइड्रो पावर में काम कर रही है। तो हाइड्रो पावर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडियाज रिन्यूएबल सेक्टर। रिन्यूएबल सेक्टर में अगर पूछा जाए कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो वो है हाइड्रो। हम इंक्लाइन कर रहे हैं सोलर पे भी, लेकिन वो सेकेंड लार्जेस्ट में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा एम्प्लॉयर है हाइड्रो, देन सोलर, देन बायोगैस एंड देन अदर। एंड प्रोवाइडिंग अप्रोक्सीमेटली, आप कह सकते हो 4.5 लाख जॉब एंड अकाउंटिंग ऑफ 20% ग्लोबल टोटल का, रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना। हम इतनी जॉब्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं 4.5 लाख के अकॉर्डिंग, और जो ग्लोबली का 20% मैटर करता है, और ये हम चाइना के सेकेंड रैंक पे आ रहे हैं कि जो जॉब क्रिएशन हो रही है, और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग आप अदर कंट्रीज की देखो और इंडिया की देखो। इंडिया कितना, मतलब पूरी गवर्नमेंट जो अपनी स्पेंडिंग करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बहुत कम शेयर जीडीपी का वो स्पेंड करती है एज कंपेयर टू डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबसे ज्यादा करती ही है, फिर प्राइवेट सेक्टर्स भी करते हैं, मना नहीं करते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है उनका भी ना एक चीज होती है कि वो किस में सबसे ज्यादा करते हैं। वो करते हैं ड्रग्स एंड फार्मा में, मेडिसिन में, यानी कि कोई अगर, अब आप देखो ना रिसर्च और डेवलपमेंट कहाँ ज्यादा एक्सपेंडिचर आप समझते हो, वो तो वही है ना, कोई मेडिसिन चेक करनी है तो उसमें सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन आता है, फिर आपका डिफेंस आता है। तो यहाँ पर ये चैलेंज है कि आपको थोड़ा सा स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, जो कि अब गवर्नमेंट करेगी इसके ऊपर भी। सो थैंक यू। मैंने पूरा कवर नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कहने को। इकोनॉमिक सर्वे में हर एक सेक्टर को इतना बाइफरकेट किया हुआ है, तो वो पूरा करना पॉसिबल नहीं होता। तो जितना मैंने वीडियो में करवाया, आप कोशिश करना इस चीज़ को ध्यान में रखो और इसके अपने खुद के प्रॉपर नोट्स बनाओ। एंड थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ यूज कमेंट सेक्शन, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।